हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक खास तरह का सीरीज लेकर के आया हूं। देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो आइए आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सेशन में, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, किसी गाँव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। एक गांव है जिसकी कुल आबादी 5000 है, जिसमें क्या होता है कि 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं बढ़ी। एक वर्ष के बाद उस गांव का जो कुल आबादी 5000 था, अब वो बढ़कर 5600 हो गई। तो हमें ये बताना है कि महिलाएं की आबादी शुरुआत में कितनी थी। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं हम। देखिए, गांव की कुल आबादी क्या है? कुल आबादी मेरे भैया, गांव की कुल आबादी है 5000 और एक वर्ष के बाद गांव की कुल आबादी 5000 से बढ़कर के 5600 हो गई। गांव की कुल आबादी 5600 हो गई। तो आबादी में वृद्धि कितना हुआ? आबादी में वृद्धि, अरे भाई, पहले 5000 था, वो बढ़कर 5600 हो गई। तो आबादी में वृद्धि कितना हुआ? 600 हुआ ना, 600। तो आबादी में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? आबादी में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? पहले बढ़ा कितना है? 600 जनसंख्या बढ़ा है। पहले था 5000 था और यहाँ पे गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और 12 पचे 60। यानी कि पहले 5000 था आबादी, अब बढ़कर 5600 हो गई। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 12% उस गांव का आबादी बढ़ा है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मेल यानी कि पुरुष जो है 10% बढ़े हैं और फीमेल यानी कि महिलाएं जो है 15% बढ़ी है। लेकिन एक्चुअल में उस गांव का कुल आबादी कितना प्रतिशत बढ़ा है? 12% उस गांव का आबादी बढ़ा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। यहां से अब हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। यानी कि 15 में से 12 गया 3 और 12 में से 10 गया 2। यानी कि यहां पर हमें क्या मिल गया कि पुरुष और महिला कि आबादी का अनुपात यहाँ पे निकल गया है हमारे पास। तो हम आराम से अब महिला और पुरुष का जो आबादी है उसका जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। पुरुष की कुल जनसंख्या पहले 5000 था, अब पुरुष और महिलाओं की जो आबादी का अनुपात कितना है? 3:2 है। यानी कि दोनों को अब हम जोड़ेंगे, 3 + 2 और गुना पुरुष की आबादी का अनुपात कितना है? 3 है, तो गुना 3। यानी कि 5000 बटा 3 + 2 5 और गुना 3। 1000 बार में कट जाएगा 5 से 5000, यानी कि 3000 पुरुष की जनसंख्या है। और महिला की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या कितना? पहले 5000 टोटल है गांव की आबादी और महिला और पुरुष की जो है जनसंख्या का अनुपात को हम ऐड करेंगे। यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 और महिला की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2। 1000 बार में ये कट जाएगा और 1000 दूनी 2000 महिला की जनसंख्या थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में महिलाओं की आबादी थी, कितना थी? तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है 2000, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ √5 + 1 बटा √5 - 1, तो x² + x - 1 का मान क्या होगा? हमें ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, x का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कि x बराबर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ √5 + 1 बटा √5 - 1 दिया गया है। अगर हम क्या करते हैं, जो हर में है उसके अपोजिट साइन से हम यहाँ पे गुना करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे √5 और +1 बटा √5 + 1, तो ये कट करके तो 1 हो जाएगा। तो इसके मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? अब ये यहाँ देखिए ऊपर एक जैसा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √5 + 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा? देखिए a - b × a + b, यानी कि a² - b² होगा। क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b। तो यहाँ पे देखिए √5 - 1 × √5 + 1 है, तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब देखिए क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा? √5 + 1 का होल स्क्वायर और बट्टा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 और -1 का स्क्वायर 1 होगा। इतना सभी को क्लियर है? बिल्कुल इतना क्लियर है सभी को? अच्छा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर √5 + 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? अब
ये स्क्वायर है और रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि √5 + 1 केवल बचेगा। और रूट में देखिए 4 है, तो 4 को जब हम रूट के बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, √5 + 1/2। हमें यहाँ पर x² + x - 1 निकलना है, तो x का वैल्यू तो हम यहाँ से हम निकाल दिए, लेकिन हमें x² भी चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x² ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √5 + 1/2 का यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर होगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया x² बराबर ये √5 और +1 का होल स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। x² बराबर ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इतना सबको क्लियर है जी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² बराबर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2√5 प्लस 2√5 और बट्टा में 4, यानी कि x² बराबर 5 × 6 प्लस 2√5/4, यानी कि x² बराबर यहाँ से हम 2 ऊपर में से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √5/4, यानी कि 2 दूनी 4। इसलिए x² बराबर कितना हो गया 3 प्लस √5/2। ये हो गया 2 नंबर समीकरण। प्रश्न से हमें किसका मान निकालना है, x² प्लस x - 1 का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे आप मान को पुट करेंगे, x² का मान कितना है 3 प्लस √5/2 और यहाँ से देखिए x का मान प्लस x है, तो यहाँ से x का मान क्या है √5 + 1/2 और यहाँ पे -1। इतना सभी को क्लियर है, बिल्कुल इतना सभी को क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 LCM ले लेंगे, यहाँ से हम 2 LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √5 + 1 और यहाँ से -2 हो जाएगा होगा। और देखिए 3 और प्लस 1 4, 4 में से 2 गया 2, 3 + 1 4 और 4 में से 2 गया 2 और √5 + √5 यानी कि 2√5/2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस √5 और बट्टा में 2 और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √5 हमारा आंसर हो जाएगा। किसका आंसर x² प्लस x - 1 का यहाँ पे आंसर क्या हो गया 1 + 5 और x का वैल्यू यहाँ पे दिया क्या गया था √5 + 1/√5 - 1। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, उस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 5 और 3x + ky + 15 = 0 का कोई हल नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें k का मान बताना है और यहाँ पर 2 रेखा का समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है x + 2y = 5 और 3x + ky + 15 = 0। यहाँ पे 2 रेखा का समीकरण दिया गया है। देखिए जब 2 रेखा का जो हल का एक भी नहीं होगा तो ये डेफिनेटली होता है कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। अगर ये दोनों रेखाएं, यहाँ जो समीकरण दिया गया है दोनों रेखा का, अगर इन दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर एक हल होगा इस समीकरण का, इस रेखा का। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं का कोई हल नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो यहाँ पर इस रेखा का समीकरण क्या दिया गया है x + 2y - 5 = 0। यहाँ पे इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है 3x + ky + 15 = 0। यहाँ पर ये दोनों रेखा का समीकरण दिया गया है। और रेखा का समीकरण क्या होता है जनरल फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये रेखा का समीकरण होता है जनरल फॉर्म में। और यहाँ पर देखिए दिया गया है और यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर हम जो है समांतर का यहाँ पे नियम लगाएंगे हम। तो समांतर, जब 2 रेखा समांतर होती है तो यहाँ पर क्या होता है a1/a2। देखिए ध्यान से, जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 = b1/b2। ये होता है जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो, तो यहाँ पे ऐसे होता है a1/a2 = b1/b2 होता है। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 का मान क्या है, a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a1 = 1 है। और a2 बराबर क्या है 3, यानी कि a2 बराबर दिया गया है 3। और b1 का मान कितना है, यहाँ देखिए b1 y के साथ होता है तो यहाँ पे b1 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे b1 = 2 है। और b2 बराबर कितना है, b2 y के साथ होता है तो यहाँ पे देखिए b2 का मान क्या है k है, b2 की जगह पर k दिया गया है। और यहाँ पे जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा यहाँ पर, यानी कि a1/a2 = b1/b2।
यानी कि A1 का मान 1 और A2 का मान 3 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान K यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K × 1 तो K और 3 दूनी 6, यानी कि K का मान कितना आ गया 6। अगर हम K की जगह पर 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। हम यहाँ पर K की जगह पर यहाँ पे 6 अगर लिख देते हैं तो ये दोनों रेखाएं, यहाँ पे जो दो रेखा का जो समीकरण दिया गया है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। और जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। हल कब होगा किसी भी समीकरण का? जब वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, तभी उसका हल निकलेगा। और यहाँ पर ये दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे K का मान कितना निकल के आया है 6, जो कि ऑप्शन यहाँ पे C सही होगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो रेखाएं की समांतर होने का जो नियम होता है उस पर ये क्वेश्चन आधारित था। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1/x के पावर a का होल पावर -3 डिवाइड x का पावर -1 का होल पावर 3a इज इक्वल टू x का पावर 6। तो हमें a का मान बताना है। देखिए क्या है ना भैया, आप पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए, कहे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है कि 1/x का पावर a का होल पावर -3 डिवाइडेड बाई x का पावर -1 का पावर 3a। ठीक, देखिए अगर कोई, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई a/b के फॉर्म में है, ठीक है, अगर कोई a/b के फॉर्म में है, अगर हम नीचे जो हर में है उसको हम b को अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो a × b कर सकते हैं, और यहाँ पे हम b के पावर को -1 करेंगे। जब भी हम किसी भी संख्या को हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके पावर को हम -1 कर देते हैं। तो यहाँ ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पावर को जो है माइनस में किया गया है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/x के पावर a का होल पावर 3 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये निगेटिव से अब ये पॉजिटिव हो गया, और डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये देखिए x का पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -3a होगा बराबर x का पावर 6। तो छूट रहा है यहाँ पर। और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/x का पावर a का होल पावर 3 डिवाइड, देखिए ये भी, इसका भी पावर माइनस में आ गया, तो इसको हम 1/ नीचे करेंगे अब x का पावर 3a बराबर x का पावर 6 होगा। इतना बिल्कुल क्लियर है आपको? इतना मजा आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में? अच्छा जी, यहाँ देखिए 1/x का पावर a का होल यहाँ पे क्यूब दिया गया है, और यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह है। अगर हम इसको गुना में बदलेंगे तो यहाँ जो ऊपर वाला है नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, यानी कि x का पावर 3a ये ऊपर चला गया और बराबर x का पावर 6। यहाँ से भी देखिए ये 1/x के पावर a है, तो यहाँ से ये इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब बटा x के पावर a का क्यूब गुना x के पावर 3a बराबर x का पावर 6। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए। अब ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ये वाला मेन बट्टा है, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि x का पावर गुना हो जाएगा 3a इंटू यहाँ पर x का पावर 3a बराबर x का पावर 6। आधार सेम है, देखिए दोनों का आधार एक से आधार सेम है तो पावर जुट जाता है, यानी कि x का पावर 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा और x का पावर 6। इसलिए यहाँ से अब आधार दोनों का सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6a बराबर 6। देखिए आधार सेम है तो हम यहाँ पे 6a बराबर 6 लिख सकते हैं। इसलिए a बराबर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a बराबर 1 क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपका भी आंसर 1 आया है? a का वैल्यू 1 आपका भी आया है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेन इसका कंसेप्ट क्या था कि हम पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हम बट्टा में करके उसके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यही मेन था इस क्वेश्चन में कंसेप्ट, कोई बड़ा तोप नहीं चलाना था, है ना। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। अगर कोई अब भी कोई डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सभी कोई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत है। देखिए क्या है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है और इसमें थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा देंगे तो ये और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है r, और इस r में जो है 10% की वृद्धि हो रही है प्रश्न के अनुसार। हमने क्या मान लिया कि उस वृत्त का त्रिज्या r है और प्रश्न के अनुसार इस वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो पहले हम लोग तो ये जानते हैं ना कि क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r² होता है।
और यहाँ पर आप लोग गौर करिए कि आर का मान चेंज हो रहा है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू चेंज तो होने वाला नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आर का मान चेंज हो रहा है, आर के मान में 10% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि आर यहाँ पर 2 बार है। अरे भैया क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है तो आर का मतलब क्या होगा कि यहाँ आर 2 बार है और हर एक आर में 10% का वृद्धि हो रहा है। प्रश्न में यही ना दिया गया है कि त्रिज्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा? तो मेरे भैया यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, जब भी हमें क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत अगर बोले तो एक सिंपल आप फंडा लगा दीजिएगा यहाँ पर, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो यहाँ देखिए x बराबर भी यहाँ पर 10 है और y बराबर भी यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, 10 दहाँ 100 यानी कि 100 से 100 ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर 21% का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे बी आंसर होगा। फिर से सुनिए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की या फिर कितने भी % का अगर वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में तो आर 2 बार होता है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई का मान तो कांस्टेंट होने वाला है, चेंज होगा किसका वैल्यू, केवल आर का वैल्यू चेंज होने वाला है। तो आर कितना बार है, 2 बार है, 2 बार आर है और हर एक आर में 10% का वृद्धि हो रहा है। तो क्षेत्रफल में जब भी आपसे यहाँ पे वृत्त है, आयत हो, वर्ग हो या फिर कोई भी हो, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि % अगर पूछे तो सिंपल आप फंडा लगाइएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक्स और वाई यहाँ पर चूंकि आर का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 बार है, यानी कि एक्स को यहाँ एक को हम एक्स मान लिए और दूसरे को वाई मान लिए, तो एक्स बराबर भी 10 है और वाई बराबर भी 10 है, यानी कि 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 10, यानी कि 100 से 100 ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 और 1 21, यानी कि 21%। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि हो जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी कोई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 40 रुपए के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 रुपए के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 10 खिलौना खरीदता है 40 रुपए में, ठीक है, और 8 खिलौना बेचता है 48 रुपए में, तो हमें लाभ प्रतिशत कितना होगा वो बताना है। देखिए 10 खिलौना खरीदता है 40 रुपए में, तो एक खिलौना कितने रुपए में खरीदेगा? एक खिलौना खरीदेगा यानी कि 40 बटा 10 यानी कि 4 रुपए में ये खरीदता है, ठीक। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8 खिलौना बेचता है 48 रुपए में, तो एक खिलौना कितने में बेचेगा? एक खिलौना बेचेगा 48 बटा 8, 8 6 48 यानी कि 6 रुपए में ये बेचेगा। देखिए दुकानदार देखिए कितना तेज है, एक खिलौना खरीदता है 4 रुपए में और बेचता है कितना, 6 रुपए में। एक खिलौना खरीदता है 4 रुपए में और बेचता है एक खिलौना 6 रुपए में, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा? दुकानदार का तो लाभ हो गया, यहाँ पे लाभ कितना हो गया? 2 रुपए। अरे भैया 4 रुपए में खरीदता है और 6 रुपए में बेचता है, तो लाभ 2 रुपए हो गई। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100। लाभ है 2 रुपए, क्रय मूल्य यानी कि खरीदता है कितना रुपए में? 4 रुपए में और गुना 100। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 से 50 दूनी 100, यानी कि 50% हो गया लाभ प्रतिशत, 50% हो गया लाभ प्रतिशत। यानी कि व्यक्ति जो है 10 खिलौना खरीदता है 40 रुपए में और 8 खिलौना बेचता है 48 रुपए में, यानी कि एक खिलौना खरीदता है 4 रुपए में और एक खिलौना बेचता है 6 रुपए में, तो लाभ हो गया 2 रुपए और लाभ प्रतिशत हो गया 50%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो देखेंगे सभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, एक गोलार्ध है, इसकी त्रिज्या r है, और एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय क्या है? बेलन है, जिसकी ऊंचाई क्या है? h है और त्रिज्या r है, ठीक है जी। और बोला जा रहा है कि गोलार्ध का त्रिज्या
गोलार्ध का त्रिज्या r और बेलन का ऊंचाई h दोनों बराबर है। तो अब हमें बताना है कि गोलार्ध का आयतन और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का अनुपात हमें बताना है। तो क्या होता है, गोलार्ध का आयतन अनुपात लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है जी। गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब अनुपात पाई r स्क्वायर h। यही ना होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ देखिए जी क्या होगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2/3 r क्यूब यहाँ बचा अनुपात ये देखिए r स्क्वायर है और h और r दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि r स्क्वायर इंटू r, क्योंकि h जो है r के बराबर है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये भी तो ये r क्यूब ना हो गया मेरे भाई, r स्क्वायर इंटू r क्यूब के बराबर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2/3 अनुपात 1, यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि किसी गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः अगर बराबर हो तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अगर यही उल्टा पूछा जाता हमसे कि लंबवृत्तीय बेलन और गोलार्ध का आयतन अगर हमसे पूछा जाता तो क्या होता, 3:2 होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गोलार्ध तथा बेलन के आयतन, यानी कि गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, हमें बताना है। देखिए एक बहुभुज है जिसमें 5 जो है कोण 172 डिग्री का है और 5 को छोड़कर अन्य जितने भी कोण हैं वे सभी 160 डिग्री के हैं। तो हमें बताना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में एक कंसेप्चुअल बात यह है कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी बंद आकृति की अगर हम बात करें, किसी भी बंद आकृति की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम किसी भी बंद आकृति की बात करें तो जितनी भुजा की संख्या होगी उतना ही कोनों की संख्या होता है। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इस बहुभुज की बात करें तो यहाँ देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें इस बहुभुज में 6 भुजा है, इसमें जाहिर सी बात है इसमें 6 कोण भी होगा, 1 2 3 4 5 6 है। इस बहुभुज की बात करते हैं अगर, तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कोण भी होगा, 2 3 4 और 5। इसमें अगर बात करते हैं त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 कोण भी होगा। और अगर हम इस चतुर्भुज की बात करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कोण भी होगा। तो यानी कुल मिलाकर किसी भी बंद आकृति में जितने कोनों की संख्या होती है उतने ही भुजाओं की संख्या होती है। अगर हम इसका अपोजिट भी बात करते हैं कि किसी भी बंद आकृति में जितने भुजाओं की संख्या होगी उतना ही कोनों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए इसमें 5 को कोण का मान 172 डिग्री है, यानी कि 5 को तो भुजा ये हो गया और अन्य सभी कोनों का मान 160 डिग्री है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n। हमने n मान लिया, हमें मालूम नहीं है कि उस बहुभुज में कितना भुजा है, तो हमने n मान लिया। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न से। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी n भुजा वाले बहुभुज की भुजा की संख्या, अगर हम किसी भी n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी n भुजा वाले, कितने भी भुजा वाले हो, n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या फॉर्मूला होता है, n-2 × 180 डिग्री। तो अब हम आते हैं प्रश्न से। देखिए क्या बता रहा है कि 5 को कोण, यानी कि 5 कोण कितना है, 172 डिग्री का है। 5 को भुजा जो है, 5 को कोण 172 डिग्री का है। अच्छा जी, और बाकी सब 160 डिग्री का है, बाकी सब 160 डिग्री का है। देखिए उस बहुभुज में पूरा भुजा की संख्या n है, जिसमें 5 तो ये निकल गया, 172 डिग्री वाला 5 है, तो बचा कितना है, n-5। बाकी यही ना बचे, n-5, 5 तो है 172 डिग्री का कोण, तो अब बाकी जितना है वो n-2, क्योंकि टोटल भुजा n है तो 5 को निकाल देंगे तो बचा कितना है, n-2, जो कि सभी 160 डिग्री का कोण है। और इन सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा, n भुजा वाले भुजाओं की संख्या के बराबर, यानी कि n-2 × 180 डिग्री। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें, 172 × 860 होता है, कर लीजिए, 172 × 860 प्लस 160 n - 16 × 85 यानी कि 800
बराबर 180 n माइनस 360। इतना जी आपको बिल्कुल क्लियर है? आपको सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, इतना आपको बिल्कुल क्लियर है? अच्छा जी, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 860 में से 800 गया तो बचा कितना? 60। और ये इधर माइनस में 360 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 360। इतना क्लियर है? देखिए 860 में से 800 गया, 60 बचा, और इधर माइनस में 360 इधर आएगा तो प्लस में 360 हो जाएगा, बराबर 180 n। इधर 160 n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 160 n हो जाएगा। इतना तो आप सभी को क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 360 और प्लस 60 420, बराबर ये कितना हो जाएगा? 20 n। 180 n में से 160 n को माइनस करेंगे तो 20 n बचेगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 420 बटा 20। 1 0 से 1 0 और 21 दूना के 42, यानी कि इसलिए n बराबर कितना आ गया? 21। यानी कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 21 है, 21 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर से क्वेश्चन को समझिए, इसमें मेन कंसेप्ट है ये वाला कि किसी भी बंद आकृति में जितने भुजाओं की संख्या होगी उतना ही कोण होगा। इसका उल्टा, किसी बहुभुज में जितने कोणों की संख्या होगी उतना ही भुजाओं की संख्या होगी। बस यही एक कंसेप्ट था। और यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट है कि अगर n भुजा वाले बहुभुज की संख्या की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री है। इसको तो ये जो कोण है 5 को कोण दे रहा है, तो हमने इसको भुजाओं की संख्या मान लिया, क्योंकि किसी भी बंद आकृति में भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या। तो यहाँ पे 5 कोण की संख्या दिया था, तो हमने 5 को भुजा का मान लिया है। तो और अन्य भुजा जो है 160 डिग्री का था, तो यहाँ पे हमने इसी बात को यहाँ पे लगा दिए हैं और हमने यहाँ पर n के वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, यानी कि 21 होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या किसके बराबर है, हमें ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक ठोस गोलार्ध मतलब अर्धगोला मेरे भाई, एक ठोस गोलार्ध है। एक ठोस गोलार्ध है जिसका आयतन जो है संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी बताना है। तो हमने मान लिया कि माना कि गोलार्ध की त्रिज्या बराबर r। हमने इस गोलार्ध की त्रिज्या को r मान लिया। और हम एक और बात जानते हैं कि गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का देखिए गोलार्ध का आयतन जो है संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब बराबर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर के बराबर है। गोलार्ध का आयतन कितना होता है, गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर से r, यहाँ पे केवल अब r बचेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल r बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/3 r बराबर 3 होगा। 2/3 r बराबर 3, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 3 के 9/2, यानी कि इसलिए r बराबर 9/2 है क्या ऑप्शन में, 9/2 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं। तो 9/2 के 4 दूनी 8, यानी कि 4.1/2 एकक हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं। देखिए क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, r का वैल्यू हमारा है 4.1/2 यानी कि 9/2। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ ही गया होगा, कोई ना की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि x बराबर 2t और y बराबर 2t - 1/3 हो तो t के किस मान के लिए x बराबर y सही है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इससे हम t के वैल्यू को निकाल लें, और यहाँ पर जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम t के वैल्यू को पुट करके x और y के वैल्यू को निकाल के और चेक कर सकते हैं कि क्या x और y दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इतना कुछ करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमें क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है, यानी कि x और y को दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम पहले से ही इसको दोनों को इक्वल मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है, वहाँ से हमें t का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन x और y इस पर्टिकुलर t के वैल्यू के ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
तो हम पहले ही मान लेते हैं कि एक्स और वाई दोनों क्या है, बराबर है। तो एक्स का वैल्यू क्या है 2t और वाई का वैल्यू कितना है 2t - 1/3। यहाँ हो जाएगा ये 6t = 2t - 1, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6t - 2t, यानी कि 4t बराबर -1। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए t बराबर -1/4 हो जाएगा। यहाँ पर t का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4। अब आप पुट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या एक्स और वाई दोनों सही है या फिर नहीं है, एक्स और वाई दोनों बराबर है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर हम t की वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 इंटू -1/4, तो ये हो जाएगा -1/2, यानी कि x बराबर क्या हो गया -1/2 हो गया। y में अब हम t के वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू -1/4 -1/3, ये हो जाएगा -1/2 और -1/3। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2/6, यानी कि -3/6, यानी कि -1/2, यानी कि y बराबर भी आ गया -1/2 और x बराबर भी आ गया -1/2, यानी कि t का वैल्यू अगर हम -1/4 पुट करते हैं तो x और y दोनों बराबर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बी आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था, अलग अलग जो कंसेप्ट था, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस आपको कोई अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।